सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रो इन नेचर होते हैं। ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं या कमांड होते हैं पहले इलेक्ट्रो इन नेचर होते हैं। जितना जैसे सिग्नल या इम्पल्स आया यहाँ तक इलेक्ट्रो होता है, और यही इलेक्ट्रो सिग्नल देन जो है केमिकल सिग्नल में फर्दर कन्वर्ट होता है। केमिकल कौन सा? दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। वही मैसेज जो है केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो नर्व इम्पल्स जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होता है। नर्व इम्पल्स कहें, जिसे आप ऑर्डर कहें, कमांड कहें, इंफॉर्मेशन कहें, जो न्यूरॉन में ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर किस तरह से होती है। तो अब हम आते थोड़ा पीएमसी के सिलेबस को भी देखते हैं और क्या कौन सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। पीएमसी के सिलेबस को देखना ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है और कुछ जो लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा इनकी केस तो उनको मालूम नहीं होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले नर्वस सिस्टम हमें पढ़ना है। नर्व इम्पल्स पढ़नी है, स्टेप्स इन द नर्व कोऑर्डिनेशन। स्टेप कौन से हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्टिमुलस दैट इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन आगे कंट्रोल सेंटर में जाएगी, कंट्रोल सेंटर के अंदर कोऑर्डिनेशन होगी, कोऑर्डिनेशन के बाद एक एप्रोप्राइट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन एक एप्रोप्राइट सिग्नल कमांड ऑर्डर इफेक्टर तक आता है। ये सारे स्टेप्स हैं। न्यूरॉन भी पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स और सिनेप्स। एक ऐसे जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है और केमिकल सिनेप्स है, जो अभी जो हमारा नया बुक आया है उसके अंदर ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, डिटेल में टॉपिक मौजूद। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस होते हैं इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद जैसे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के टॉपिक्स हैं सारे, हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। फिर दोबारा आएंगे तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्सेस आर लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन एंड ब्रेन की स्ट्रक्चर टोटल हमें। तो ये सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन का सेक्शन है, बाकी रिमेनिंग जो है जितने भी है ये सब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जिनकी लर्निंग ऑब्जेक्ट इसी के अंदर सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। पर पहला आज जैसे टॉपिक है वो है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाया था, जो टॉपिक भी है हमारी बुक के अंदर इंक्लूड भी है। स्टिमुलस जो चेंज होती है इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है, चेंज को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर आगे इंफॉर्मेशन किधर भेजते हैं? कंट्रोल सेंटर या सेट पॉइंट में भेजते हैं। कंट्रोल सेंटर से इंटीग्रेशन होने के बाद, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों की हर चीज़ों की कोई ना कोई जैसे एक लाइक सेट पॉइंट मौजूद होती है। चेंज किया है, चेंज जो स्टिमुलस है वो चेंज है, अब उसकी जो है एनालिसिस होगी कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। देन एक एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर जो इफेक्टर्स तक जाएगा और इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे। रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज आई थी ना वो करेक्ट हो गई। चेंज करेक्ट हो गई तो ये बस ये होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म रिस्टोर हो जाएगी, और इस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे आइज़ के अंदर मौजूद हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी चेंज जैसे डिटेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल चेंज डिटेक्ट ये की है कि उनको जैसे कोई जैसे चुभने वाली चीज़ लगी है या लगने वाली है या टच हो रही है, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो किधर जाएगी? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जाएगी। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में से इंटीग्रेशन होने के बाद जो मोटर आउटपुट है वो अल्टीमेटली मसल्स को जाएगी, और मसल से जो है इफेक्टर ऑर्गन्स हैं और मसल से रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस मैकेनिज्म में या पैटर्न में नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये हमारे बुक के अंदर तो नहीं है, पर ओवरऑल एक जैसे हेडिंग है ना, तो क्योंकि इसकी भी नई बुक के अंदर ये नहीं है कि हाउ नर्वस कोऑर्डिनेशन वर्क, तो ये थोड़ी सी अदर देन HTB बुक है पॉइंट्स है जो
तो अभी हमारे पास इसकी भी बुक है, इसके अंदर ये पॉइंट्स नहीं है, पर ईएमसी के सिलेबस के अंदर एक हेडिंग मौजूद है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस करना है कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, बिकॉज जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई सिंगल सेल नहीं होता है, इसके अंदर काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में अगर वर्क करेंगे तो एक स्मूथ फंक्शन प्रोड्यूस होगा बॉडी, अदरवाइज कोई भी प्रॉपर फंक्शन मेंटेन नहीं होगा. The body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus is called the coordination. Just the coordination की definition. Then और मजीद दो definition है कि stimulus क्या है और response क्या है. Stimulus change है, change in environment. कौन सा environment may be internal or external environment हो सकता है. Which an organism respond and reacts. उसी चेंज को जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जाहिर है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा यकीनन चेंज को डिक्टेट भी करेगा, देन उसके बाद उसका कोई ना कोई रिस्पांस जो होगा, तो इस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं. चेंज का जो बदला होता है वो रिस्पांस होता है. रिएक्शन टू स्टिमुलस, सिंपल वर्ड में रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पांस. रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पांस. जैसे छोटे बच्चे को थोड़ा सा है चोट लगती है या कुछ कोई मार पड़ती है तो उसका रिएक्शन नहीं होता, रो पड़ता है, तो ये उसका जो रिएक्शन होता है. अचीव्ड बाय नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. ये जो कोऑर्डिनेशन किस तरह से, दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो हम नर्वस सिस्टम के जरिए पढ़ेंगे, और दूसरी कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, यकीनन हम हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे. फर्दरमोर इन द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स विद इन लिविंग थिंग इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ द अनदर. जैसे देखें आईज, ब्रेन और इफेक्टर मसल से दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और फंक्शन का उसका काम करने के लिए जो इसकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. जैसे अगर आईज कोई चीज़ ऐसी खराब चीज़ देख रहे हैं, खड्डा गड्ढा देख रहे हैं, तो यकीनन आईज तो मैसेज देंगे ब्रेन को. ब्रेन क्या डिसाइड करेगा कि भाई इससे पत्थर से, खड्डे से, गड्ढे से थोड़ा टर्न होना चाहिए. रोड साइड पे गाड़ी आ रही है, बिल्कुल हॉर्न दे के आ रही है, गाड़ी हमारी आंखें देख भी रही है, हॉर्न उनका जो कानून लगा रहा है, और फिर भी अगर हम रोड सेंटर ऑफ द रोड से नहीं हटेंगे तो जाहिर है तो उसके लिए जो है कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है. कोऑर्डिनेशन का काम फौरन यही होगा कि एक तरफ से टर्न किया जाए, मसल्स को ऑर्डर आएगी, कमांड आएगी, और हम एक साइड भी हो जाएंगे, अदरवाइज जैसे कोई अनलकीली एक्सीडेंट हो सकता है. तो उसके लिए ये नहीं है कि दो या मुख्तलिफ ऑर्गन से एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, तो इस फिनोमेना को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कहते हैं. दिस बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन इज स्पेशली इन रेफरेंस टू द ब्रेन गिविंग ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स देन यकीनन जो किसके पास जाएंगे, इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएंगे जो रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे. अभी हमने जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो उसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं. जैसे ये न्यूरॉन का साइटोन या सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस मेन है, और इसके अलावा और भी जो डिजिल्स सब्सटेंस है, ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर RER और राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, गोल्गी बॉडीज भी होगी. ऐसे नहीं कि सिर्फ डिजिल्स सब्सटेंस. अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ डिजिल्स सब्सटेंस है. डिजिल्स सब्सटेंसेस के अलावा सब चीज़ें मौजूद होती हैं इसके अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, गोल्गी बॉडीज भी होते हैं, और ये पार्ट जो है न्यूरॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जैसे अब आप देखें एक्सॉन टर्मिनल है, तो इधर इसके अंदर वेसिकल है, और वेसिकल के अंदर केमिकल होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. पर ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस इसी साइटोन में होते हैं. तो जाहिर है इतने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जरूर होंगे तभी इन्होंने प्रोड्यूस किया होगा. इसी तरह से आप ये ट्री लाइक जैसे अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, जिससे कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, या आप इन्हें जो डेंड्राइट्स कहते हैं. डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स हैं जो रिसीविंग एंड सिग्नल या इंपल्स को रिसीव करेंगे. डेंड्राइट एंड के बाद जैसे एक पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नेम है एक्सॉन हिलाक. एक्सॉन हिलाक के बाद ये लॉन्ग फाइबर जा रहा है जिसका नेम है एक्सॉन है, और उसके बाहर जो एक्सॉन के बाहर किन न्यूरॉन्स के अंदर शॉर्ट सेल होते हैं जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे ये शॉर्ट सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, पर्पल कलर जो कलरेशन आपको नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस है शॉर्ट सेल का, और वही माइलिन शीट प्रोड्यूस करता है. तो इसी तरह से वन शॉर्ट सेल है, एक सिंगल शॉर्ट सेल. दो शॉर्ट सेल्स के दरमियान एक स्पेस होता है, उसे कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं. और ये जो माइलिन शीट है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट है, इसको प्रोड्यूस किसने किया, इसको प्रोड्यूस किया इस
शॉन सेल ने किया। और आखिर में लास्ट में जो एग्जाम टर्मिनल है, एग्जाम टर्मिनल के अंदर आपको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंटली अगर एग्जाम टर्मिनल में लिखा जाए, पहले थोड़ा एग्जाम टर्मिनल को देखते हैं और तक जैसे ये एग्जाम टर्मिनल है, एग्जाम टर्मिनल के अंदर वेसिकल्स है और वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे हेडिंग कौन से देंगे, सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल। और ये जो थोड़ा सा राउंड लाइक स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल, बिकॉज एग्जाम टर्मिनल ऐसी सीधी नहीं है, थोड़ी सी इसके अंदर नॉब लाइक थोड़ा सा राउंडेड पार्ट मौजूद है, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब, इसे हम कहेंगे सिनेप्टिक नॉब। ये जो थोड़ा सा राउंडेड हेड लाइक जो पार्ट है, ओवरऑल इस पूरे पार्ट को सिनेप्टिक नॉब कहेंगे। तो इसके अंदर जो वेसिकल्स हैं और वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे सिनेप्टिक, जैसे एक गैप होता है। और देन जो इफेक्टर कोई सेल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मसल सेल के बारे में हमने पढ़ा था, और इसकी ये जो है मसल सेल की सार्कोलेगमा का स्पेसिफिक रीजन है, और इसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। मोटर एंड प्लेट कहते हैं। और इस मोटर एंड प्लेट में जो है रिसेप्टर्स मौजूद हैं। किसके लिए रिसेप्टर्स मौजूद है, रिसेप्टर्स है फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होंगे, देन आगे जो है इलेक्ट्रो में से जो आगे केमिकल में से ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ओवरऑल जैसे ये न्यूरॉन की इलस्ट्रेशन है, जिसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है, बेसल सब्सटेंसेस है, डेंड्राइट्स है, पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर इंट्रा हीलर का, और उसके बाद लार्ज फाइबर है, जिसके लिए एक्सॉन कहेंगे, ये एक्सॉन टर्मिनल है। और एक्सॉन इथरनल इथरनल इथरनल
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है, वो चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं अपने बुक के अंदर। हम देखेंगे कि इन स्पेशल केसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अब इसके अंदर जो पहली चीज़ इसके अंदर स्पेशल केसेस के अंदर बताई गई है वो ये होती है पहली जो चीज़ पूछी गई है जो बताई गई है वो ये है कि अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी बराबर है, ठीक है, तो सॉरी अगर फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके फाइनल वॉल्यूम भी वही है और इनिशियल वॉल्यूम भी वही है। सपोज करते हैं कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर चेंज इन वॉल्यूम जो होती है वो ज़ीरो है। अगर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होती है तो वर्क जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वर्क किससे होता है, चेंज इन वॉल्यूम से होता है, और अगर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है तो वर्क को ज़ीरो माना जाएगा। ओवरऑल पावर के अंदर फर्स्ट है, पावर में तो नहीं गई तो कल तो जनरेटर है ना, जनरेटर अलग सिस्टम में होता है, हाँ, लाइट अलग है, सोलर सिस्टम हो जाता है, लाइट अलग है, प्योर लाइट अलग है। तो देखिए आप कह सकते हो कि अगर चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होती है तो वर्क जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे दी गई है वो ये चीज़ दी गई है कि अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की या किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहें तो हम कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर इंटरनल